नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानविन स्पीक्स पर। दिल्ली में चुनाव तो चल ही रहे हैं, साथ में अब संसद सत्र भी स्टार्ट होने वाला है और जिसकी जो सरगर्मियां हैं बहुत तेज है और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो दिल्ली चुनाव हैं उनका रिजल्ट और संसद सत्र में जो कार्यवाही है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सत्र होने वाला है क्योंकि मेन बात यह है कि इसमें बजट आएगा। उस बजट में जिस तरह से पार्टियां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थीं और खुद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट 4 जून के बाद घिरी हुई थी जो संसद सत्र हुआ था, उसका इस बार कितना प्रभाव आएगा और कितना चेंज होगा ये देखने वाली बात होगी। और इसमें अरविंद केजरीवाल की कितनी हैसियत होती है 8 तारीख के बाद, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ओर अब अपनी आर्थिक नीतियों को ले जाएगी। क्या उनकी आर्थिक नीतियां फ्रीबीज की तरफ बढ़ेंगी या उनकी आर्थिक नीतियां इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, फ्रीबीज का वो थोड़ा कट डाउन करेंगे। ये सब दिल्ली चुनाव के बाद ही आपको समझ में आएगा। हाँ, मिडिल क्लास के लिए जो एक्सपेक्टेशन है कि इस बार शायद जो लिमिट है वो उसमें परिवर्तन आ सकता है, इन सब विषयों पर ये बजट सत्र होने वाला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट सत्र होगा, जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली चुनाव के बाद क्या होगा उससे भी ये बजट सत्र का पूरा रूपरेखा तैयार होगी और बदलेगी या बनेगी। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद ये बजट सत्र स्टार्ट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को प्रस्तुत करेंगी और ये बजट काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और उसका प्रभाव आपको ओवरऑल अर्थव्यवस्था में समझ में आ रहा होगा। जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद थोड़ा एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और जब सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं लगाती है तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा झुकाव आता है। आप जीडीपी के जो आंकड़े हैं उनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी उम्मीदें थी कि जिस रेट से वृद्धि होनी चाहिए विकास दर में वो नहीं हो रही है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो खर्च पर आधारित है और जो खर्च आता है वो ज़्यादातर सरकार की तरफ से आता है। सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और जो वेलफेयर की स्कीम लाती है और वेलफेयर की स्कीम के थ्रू जो पैसा जनता में जाता है फिर लौट कर वो खर्च होकर सरकार के पास ही आता है। तो ये पूरा कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बनता है भारतीय अर्थव्यवस्था का और उसके लिए ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जब बजट आया था तो उसकी बहुत आलोचना हुई थी, बहुत सारे जो टैक्स लगाए गए थे उसकी बहुत आलोचना हुई थी। वित्त मंत्री को सभी लोगों ने आड़ो हाथों लिया और उनको उनके समर्थकों ने भी नहीं छोड़ा। जहां भी उनको लगा कि हाँ इनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है तो वो बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि वित्त मंत्री अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरी कैबिनेट, प्रधानमंत्री और बाकी सभी लोग जो जो इस डिसीजन मेकिंग में होते हैं सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो सोशल मीडिया में आउटरेच था वो वित्त मंत्री के खिलाफ ही था और वो आज तक चल रहा है। चाहे कोई भी छोटी सी खबर हो उसमें लोग निर्मला सीतारमण को ले आते हैं और उनकी आर्थिक नीतियों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। 1 फरवरी को बजट पेश होगा तो ये देखना होगा कि इस बार निर्मला सीतारमण क्या लेकर आ रही हैं और इस बार मिडिल क्लास के लिए क्या है। जैसा कि पिछले बजट में उन्होंने घोषणा करी थी कि टैक्स को और सिंप्लीफाइड किया जा सकता है तो नए टैक्स कानून भी आ सकते हैं जिसमें कि 10 लाख तक की छूट मिल सकती है और जो 15 से 25 का भी जो लिमिट है उसमें कहीं ना कहीं उनको 30% से घटाकर 25% किया जाने की बात चल रही है। इसमें कितना सत्य होगा ये तो बजट के आने के बाद ही पता चलेगा, पर जो लोगों की उम्मीद है कि सरकार जो कैपिंग है वो बढ़ाए, कम से कम 10 लाख तक की इनकम ऐसी हो जिसमें कि कोई टैक्स ना देना पड़े, जिससे कि सरकार की आमदनी में ही वो ऐड होगा। अगर आप टैक्स के रूप में लेंगे तो आपके खिलाफ भी नेगेटिविटी बढ़ेगी और दूसरा ये भी है कि जब आदमी के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं होंगे तो वो पैसे अर्थव्यवस्था में नहीं आएंगे। ये भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा सरकार को। जिस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए पैसा खर्च होता है भारत में, उसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। करीब करीब 8% की बढ़ोतरी की उम्मीद इस बजट सत्र में की जा रही है। जैसा कि किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन ऑलरेडी कर रहे हैं और उनकी बहुत सारे मांगे हैं और देश भर के किसानों की तरफ से आवाज़ें उठती रहती हैं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये रियलाइज़ किया है कि बहुत सारी चीज़ों में और परिवर्तन लाने की उम्मीद है। तो इसका कहीं ना कहीं बजट सत्र में रूपरेखा दिखाई देगा और आपको दिखेगा कि बजट सत्र में किसानों के लिए भी कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ नए एक्सपेंडिचर किसानों के लिए भी किए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। सरकार की पहले से भी कोशिश है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उसके लिए जो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करना है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो सरकार की 2 योजनाएं हैं, एक तो आवास योजना, दूसरा जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है वो कंटिन्यूएशन में बढ़ेगा, उसको हटाने की कोई उम्मीद अभी नहीं है।
तो आप देखेंगे कि सरकार का जो खर्चा है उसमें भी बढ़ेगा, पर ये ऐसी चीज़ है जो कि सरकार अभी हटा नहीं सकती है, उनको इसको लाना ही पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बजट है सरकार का उसमें वृद्धि होगी, और पिछले कुछ बजट में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज पे बहुत खर्चा हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हुआ है और उस पर बहुत खर्चा बढ़ा भी है। तो इस बार सरकार चाहती है कि जो रेलवे में उनका पेंडिंग काम है उसको बढ़ाया जाए। करीब करीब 3 लाख करोड़ का बजट रेलवे के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया होगा, जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। चाहे उसमें नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का आना हो, नई और ट्रेनें ऐड कराना हो, या जो पटरियों पे काम चल रहा है पूरा वो बढ़ाना हो। तो सरकार इस बजट को इन 3 मेन कामों में केंद्रित करेगी। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गई, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना हो गया, और जो मिडिल क्लास के लिए जो उनको टैक्स में चेंजेस लाने हैं, वो एक 3 बड़े सेक्टर होंगे जहां पर आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखे जाने की उम्मीद है। और ऐसा नहीं है सरकार के सामने चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां दिन पर दिन ही बढ़ रही हैं, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था की बढ़ने की उम्मीद है वो उस लेवल पर नहीं बढ़ रही है जैसा कि उम्मीदें जताई जा रही थी। और जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और विपक्ष एक साथ है, उससे भी सरकार की चुनौतियां बढ़ती हैं। भले सत्ता पक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, पर दिल्ली चुनाव एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि सरकार की नीतियां किधर जा सकती हैं। हालांकि जब तक बजट पेश होगा और उस पर जब चर्चा बनेगी तो चुनाव काफ़ी हद तक निकल चुका होगा और चुनाव कंप्लीट हो चुका होगा, पर फिर भी दिल्ली एक डिसाइडिंग फैक्टर ज़रूर रहेगा। जैसा दिल्ली का रिजल्ट आए उस हिसाब से आपको नीतियां बनाने में एक मदद मिलेगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो इसका मतलब है कि जनता में फ्रीबीज का एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। हालांकि फ्रीबीज के लिए बीजेपी ने भी कम वादे नहीं किए हैं दिल्ली में, और कांग्रेस ने भी बढ़ा चढ़ा के ही वादे किए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की राजनीति और फ्रीबीज की राजनीति में जा ही चुकी है। पर अगर बीजेपी यहां से जीतती है तो आपको जो एक फ्रीबीज के जनक है अरविंद केजरीवाल, उनकी राजनीति को एक धक्का लगेगा, और इससे कहीं ना कहीं नई दिशा मिलेगी। बीजेपी ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में खर्च कर पाएगी, और अर्थव्यवस्था को जो रिक्वायर्ड है वहां पैसा ज़्यादा लग सकेगा। जो फ्रीबीज की योजनाएं हैं उसमें कहीं बैलेंस आउट करने का जो सरकार की नीति है उस पर थोड़ा फायदा हो सकता है। तो ये कितना होने वाला है कितना नहीं होने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी, पर आज की जो स्थिति है उसमें सरकार इन चुनाव को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होगी, और उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय आने की उम्मीद है। इस बजट सत्र में बहुत ही सामाजिक मुद्दों का भी उठना तय है। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो जेपीसी में जा चुकी हैं, जिन पे चर्चाएं चल रही हैं, और वो अगर पटल पर आते हैं और जेपीसी की रिपोर्ट संसद में आती है और उसको लोकसभा अध्यक्ष अप्रूव करते हैं, तो भी आप देखेंगे जो हंगामा है संसद का वो बढ़ेगा, और इसमें विपक्ष पीछे नहीं रहने वाला है। विपक्ष ने पिछली बार अदानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करी थी और बहुत हंगामा हुआ था, पर वो कहीं ना कहीं थम गया, क्योंकि विपक्ष अदानी के मुद्दे पर एक साथ नहीं आ सका। सारे विपक्ष ने एकजुटता नहीं दिखाई। बहुत सारी पार्टियां ऐसी थीं जो कि कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हुई, जो कि एक विपक्ष की एकता पर सवाल खड़ा करता है। पर जब बजट की बात आएगी और मिडिल क्लास की बात आएगी और राज्यों को अपने पैसे की भी चर्चा करनी होगी, तो आप देखेंगे कि ये जो एकजुटता है वो बढ़ेगी, और जो बजट पे चर्चा होगी वो बहुत हीटअप होगी। कोई सामान्य चर्चा नहीं होगी। जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आ रहा हो, वो भी जेपीसी में है। ये सारी चीजें जब पटल पर आएंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि विरोध बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली का ही चुनाव है। आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे कि आपको आगे की चुनाव भी देखने पड़ेंगे। बिहार में चुनाव है, 2026 में तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है। तो बहुत सारे राज्य हैं जो कि चुनाव के सामने खड़े हैं, और जब ये बजट आएंगे तो इनका प्रभाव आगे आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा, और गठबंधनों पर भी पड़ेगा, जो सरकार के साथ हैं, जो सरकार के साथ नहीं भी हैं, या जो विपक्ष गठबंधन है अलग अलग राज्यों में, उनकी भी नीतियों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भी बीजेपी इस बात के लिए तैयार है कि ये जो बजट सत्र है बहुत ही हीटअप होने वाले हैं। इसमें कोई शांति की उम्मीद नहीं लगा सकता है। आपके पास एक ही ट्रिक है कि आप इसको कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं उसको आप खरे उतर जाएं, तो आपका सोशल मीडिया का जो नैरेटिव है वो बेहतर हो सकता है, और आपके लिए जो एक ऑब्वियस सी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि ये बजट सत्र बहुत लंबा है, तो इसमें सिर्फ इतने मुद्दे ही नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें कि आप शिक्षा नीति में बदलाव का मुद्दा आप देख सकते हैं, वो भी उठेगा। अगर आप देखेंगे तो डिजिटल इंडिया बिल भी आने की उम्मीदें हैं, और उसके साथ साथ ही महिलाओं को जो आरक्षण मिला है उसकी इंप्लीमेंटेशन पे भी चर्चा हो सकती है। तो ये ऐसा संसद सत्र है जिसमें कि सरकार के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, और सरकार उनको कैसे एड्रेस करती है ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि आप चुनाव में भी रहेंगे और साथ में बजट सत्र भी चालू हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री 5 तारीख को जिस दिन दिल्ली में वोटिंग है उस दिन प्रयागराज भी जा रहे हैं, तो ये सब मिला जुला इफेक्ट होगा, जिससे कि आप दिल्ली चुनाव को प्रभावित भी कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स आपको प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें
एक साथ ही बनकर उभरेंगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो जाएगा। आप भले 2 राज्यों के चुनाव जीत गए हों, पर अगर आप दिल्ली हार गए तो कहीं न कहीं आपका नैरेटिव पलट सकता है। ये बहुत बड़ा झटका होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए और अमित शाह जी के लिए, क्योंकि वो लोग जितनी मजबूती से इन चुनाव को लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि इन चुनाव में जीत मिलेगी। पर आप अरविंद केजरीवाल को भी कम नहीं आंक सकते हैं। उन्होंने 10 साल सत्ता चलाई है, तो उनको पता है कि तीसरी बार सत्ता में कैसे आना है। उन्होंने वो सारे मुद्दे छोड़ दिए हैं जिससे उनको लगता था कि नुकसान हो सकता है, चाहे वो कट्टर ईमानदार की बात करनी हो, जो साफ सफाई की बात करनी हो, जो सिविक इश्यूज हैं दिल्ली के, उन सब पे उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। वो अब पूरा सिंपैथी कार्ड खेलना चाहते हैं कि उनको जेल में डाला गया, डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जो रियल इश्यूज हैं दिल्ली के, उनसे दूर रहकर ही ये चुनाव जीत सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी उन्हीं मुद्दों को उठाएं जिससे कि उनको जवाब देते बने। नहीं तो दिल्ली के चुनाव तो अरविंद केजरीवाल के लिए टफ हैं। तो ये संसद सत्र बहुत ही हंगामे भरा रहने वाला है और इन सारी चीज़ों का आपको मिला जुला असर इस संसद सत्र में दिखेगा। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कमज़ोर होने जा रहे हैं अगर दिल्ली चुनाव हारते हैं, पर अगर चुनाव जीत जाते हैं तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 26 साल के बाद उनको दिल्ली में सत्ता वापस मिलेगी। प्लस जो उनका नैरेटिव था चुनाव के पहले 400 वाला, 400 सीटों की उम्मीद थी उनको, वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता चला जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं। तो ये बजट सत्र अलग अलग राज्यों के जो डायरेक्शन है उनको भी तय करेंगे। तो अब सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, और ये बजट सत्र बहुत ही रोचक होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सभी इसको देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।